नाज़रीन, हमें मारूफ मैशदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। दो बातों पे मैं आना चाहूँगा। एक तो बिल्कुल इमीडिएट सिलसिला है कि जी ये अगर 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म हो जाए तो 22 रुपए यूनिट नीचे आ जाएगा, इसके कितने चांसेस हैं? और सेकेंडली, हम इंटरनेशनल जो आर्किटेक्चर है, इसका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या ये तब्दील होने जा रहा है? मगर पहले इस बात पे कि क्या ये रिलीफ हम एक्सपेक्ट करें? देखिए जी, सबसे पहली ये बात है कि ये आईपीपीज़ के साथ जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं, उसका जो नतीजा है वो निकालना है कि कितना उनसे रिलीफ लिया जा सकता है। एक 1994 के आईपीपीज़ हैं और 2002 के आईपीपीज़ हैं। इनसे तो हमने टेक और पे से निकलकर टेक एंड पे पर जाना है, यानी कि इनकी पेमेंट्स को ख़त्म करना है। ये जो रिलीफ इनसे आएगा वो 1-1.5 रुपए का रिलीफ है। ओवरऑल जो 34 रुपए इस वक्त एवरेज आपका बिल है, उसमें 19 रुपए के करीब आपकी कैपेसिटी पेमेंट है। एक तो इसको इस तरह समझिए। फिर जो दूसरा रिलीफ है वो आएगा अगर आपके 2015 के जो सीपैक के माहदे हैं उनमें आप अपने डेट को रीप्रोफाइल कर लेते हैं। ये है टोटल रिलीफ। ये कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 से 6 रुपए के दरमियान जो 19 रुपए की आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, इसमें ये रिलीफ आ सकता है। इसके अलावा और भी रिलीफ पॉसिबल है और एक फिगर दिया जा रहा है अथॉरिटीज की तरफ से अप टू 12 रुपीज यूनिट, यानी कि 34 रुपए के बिल में से 12 रुपए कम हो। एक मैंने आईपीपीज का समझाया। एक रिलीफ है कि 3 रुपए 50 पैसे के करीब आप एक डेट की मार्कअप की पेमेंट कर रहे हैं। ये डेट है जो पार्क्ड है कहीं पे और इसकी पेमेंट कंज्यूमर कर रहा है। 3 रुपए आई थिंक 28 पैसे है। अगर ये डेट मोनेटाइज करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाए तो ये 3 रुपए 28 पैसे का एडिशनल रिलीफ हुआ। आप सोचिए 3 से 5 रुपए एक, 3 रुपए 28 पैसे एक। पर फिर आप मुझे कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो 12 रुपए कह रहे हैं। तीसरा रिलीफ ये है कि आपके बिल में जब आपके घर में बिल भेजता हूं तो एक जीएसटी है, एक एडवांस इनकम टैक्स है, एक एक्साइज ड्यूटी है, एक प्रोविंशियल ड्यूटी है, एक 35 रुपए पीटीवी का चार्ज है। अगर इस सब को इकट्ठा किया जाए तो ये एक खातिर खा पेमेंट बन जाती है। ये है 12 रुपए तक की उम्मीद कि ये अगर 3 चीजें हुकूमत, लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत जो क्लेम करती है कि 1000 अरब रुपया जो है वो बचाकर हम रिलीफ देंगे और 22 रुपए तक का क्लेम किया जा रहा है, अगर ये होता है ऐसा तो फिर जो सोलर सार्फिन है उनका जो है रेट उस पर भी कट लगाया जा रहा है। सोलर की सरमायाकारी जो कि इतनी बड़ी हो चुकी है, तकरीबन हर घर पर जो है वो सोलर एक प्लांट लगा हुआ है, वो तो सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो जाएगी और उसमें वो क्या ये किस तरफ मामला जाएंगे सर? उस तरफ रिलीफ मिल जाएगा, इधर भी कट करके वो 10 रुपये से 6 रुपये से 10 रुपये कर रहे हैं इसका रेट, तो फिर ये बैलेंस तो नहीं होगा। फिर तो एक तरफ आप हौसला शिकनी कर रहे हैं, दूसरी जानिब रिलीफ दे रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की यह है कि एनर्जी का ये जो आईपीपीज, ये जो टैक्सेस हैं, और तीसरी बात मैंने आपके सामने रखी जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, इन तीनों को जब आप हैंडल करें तो ये 12 रुपए को अगर आप 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो ये 1200 अरब रुपया ही बन जाता है। इस तरह ये 1000 अरब का फिगर आ रहा है। अब आप इसको इस तरह ये देखिए कि जो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर है जिसको ठीक करना है, ये इतना सादा नहीं है कि आईपीपीज को ठीक करने से हम एनर्जी सेक्टर को ठीक कर पाएंगे, या हम डेट सर्विसिंग सरचार्ज को ठीक करने से, या हम जिस तरह मैंने कहा कि आप टैक्सेस अगर इनडायरेक्ट उठा दें, आपको पूरे डिस्कोस के नेटवर्क को जो कि बहुत ही इस वक्त जिसे आप कहेंगे ब्लीडिंग है, जेनकोस को प्राइवेटाइजेशन में लेकर जाना है। आपने इसी तरह एनर्जी पॉलिसी अपनी ठीक करनी है। इसी तरह जो कैरिंग कैपेसिटी है, ये जो 43,000 मेगावाट लगा हुआ है, ये बनानी है। ये एनर्जी सेक्टर बहुत बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन मांगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि ये सोलर की आखिर क्या स्टोरी है। देखिए, सोलर की स्टोरी ये है कि मैं हर फिगर आपको दे सकता हूं पर ये नहीं बता सकता कि पूरे मुल्क में सोलर आखिर आपके रूफ टॉप्स पे लगा कितना है। ये एस्टिमेट कहीं 3,000 से 8-10 हज़ार मेगावाट तक का आ रहा है। अगर ये वाकई इतना बड़ा सोलर लग गया है तो इट इज वेरी अनकंफर्टेबल स्टोरी, बिकॉज
जो आपके पास 43,000 मेगावाट लगा हुआ है सिस्टम में, वो कौन लेगा अगर सब रूफटॉप पे चले जाएंगे? वो अच्छे कस्टमर जो हम चाहते हैं ग्रिड पे रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो एक और स्टोरी की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। ये आज 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है वजारत खजाना की जानिब से कि जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी इदारे हैं वो 5,900 अरब रुपए का 10 सालों में नुकसान कर चुके हैं। और दूसरी जानब एक खबर यह है कि SDPI और वजारत पेट्रोलियम की जो प्रेस रिलीज मेरे पास भी है, ये मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, और अमेरिकन इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में तेल और गैस के 364 साल तक के तवानाई की ज़रूरियत को पूरा करने के ज़खायर जो है वो मौजूद हैं, और हम 18 अरब डॉलर का जो तेल है वो बरामद करते हैं और LNG बरामद करते हैं। और पाकिस्तान में तेल के ज़खायर जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक है वो 224 साल के लिए और गैस के ज़खायर 140 साल के लिए हैं। और बहुत से ऐसे ज़खायर हैं जिनको हमने कैप किया हुआ है, और बहुत सी ऐसी लीकेजेस हैं जिसमें 200 MMCFD गैस है जो लीकेजेस की नज़र हो जाती है। और एक जानब डॉक्टर साहब 5,900 अरब रुपए का ये जो है नुकसान इदारे करने हैं, और दूसरी जानब हमारे पास इतनी दौलत मालामाल मौजूद है जो कि हम खुद कफील हो सकते हैं इतने 100 साल के लिए। हम इस तरफ इस दौलत को क्यों नहीं लगाते और इस तरफ से हम अपना इंपोर्ट बिल क्यों नहीं कम करते, और इन इदारों को जो इतना खर्च कर रहे हैं और इतना जो इनके लिए हम इंजेक्ट भी कर रहे हैं, सालाना तकरीबन 393 अरब रुपए का 6 माह में नुकसान कर गए, तो फिर ये ऐसा हुकूमत को पॉलिसी अपनानी चाहिए कि इनका पैसा उधर सरमायाकारी करनी चाहिए और हुकूमत जो है वो खुद कफील हो जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं जब गवर्नमेंट में आया 2008-9 की बात है काजी साहब, तो मैंने डेटा मांगना शुरू किया इन्हीं अदारों पे, तो मालूम पड़ा कि किसी ने डेटा भी इकट्ठा नहीं किया हुआ था। 2012 में मैंने एक पहली किताब लिखी, ये जो अभी आप फिगर बता रहे हैं ये उसी किताब की जो कंटिन्यूएशन में हम लिखते रहे और उसको हमने ईयरली फीचर बनाया। जो 2024 की किताब है वो ये कहती है कि जो हमारे टॉप 20 SOEs हैं मुल्क में, याद रखिए 85 SOEs हैं जो सरकार चला रही है कमर्शियल, उनकी 86 के करीब सब्सिडरीज हैं और बाकी बहुत से नॉन कमर्शियल अदारे हैं जो सरकार चला रही है। ये जो टॉप 20 हैं जिसमें डिस्कोस भी हैं, पाकिस्तान रेलवे, नेशनल हाईवे, इन सब को मिलाएं तो ये तकरीबन 10 साल में, जिस दिन हमने किताब लिखना शुरू की से लेकर आज तक, मालूम ये पड़ा है कि 20-22 अरब डॉलर के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 5,900 अरब के हैं। जब तक के इनको बेचेंगे नहीं और बिलीव नहीं करेंगे कि जो टेलीकॉम में डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन की स्टोरी लिखी गई है, जब तक ये बिलीव नहीं करेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन की स्टोरी लिखी गई है वो डिस्कोस में नहीं लिखेंगे, कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनाएंगे, इनको सरकार की तहवील से नहीं निकालेंगे। और ये यकीन रखिए काजी साहब, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इनके बोर्ड बनाना शुरू किए। मैं कहता था प्राइवेट सेक्टर के लोग लाओ, मैं कहता हूँ आई वॉज रॉन्ग टू से दिस। जिसका 1 टका ना लगा हो किसी भी SOE में, वो उस बोर्ड पर आकर कभी भी उस तरह बिहेव नहीं करता। जब वो अपनी कंपनी में जाता है तो उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर बोर्ड्स, प्राइवेट सेक्टर CEOs, ये वो कहानी है जो पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चूंकि वक्त कम है, एक इंटरनेशनल मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है उसमें एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, और वो है कि जी डॉलर की जो एक स्टेटस एज अ रिजर्व करेंसी था वो शायद अब 58% रह गया, 73% रिजर्व्स थे डॉलर के सेंट्रल बैंक्स के पास। तो क्या ये कोई जल्द रूनुमा होने वाला वाक़या है या ग्रेजुअली शिफ्ट आ रही है ब्रिक्स बनने के बाद? क्या डॉलर की ये स्टेटस आपको डिविडेंड करता नजर आता है जनाब डॉक्टर साहब? तो काजी साहब, ये चूंकि ब्रिक्स ने कहा कि हम एक यूनिफाइड करेंसी बनाना चाहते हैं, बट फिर ब्रिक्स के ही कुछ कंट्रीज ने ये कहा कि हम ऐसी कोई प्रपोजल इमीडिएट नहीं चाहते। ये एक सोच है, जैसे EU की करेंसी यूरो बनी, पर आई थिंक वो बहुत एडवांस्ड ममालिक हैं। अमेरिका ने उस पर रिएक्ट भी किया और सैंक्शंस की भी गुफ्तगू हुई और भी गुफ्तगू हुई। मेरा नहीं ख्याल कि डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी इन द कमिंग ईयर्स जो है वो तब्दील होने जा रहा है। You have a very pro-growth, जिसे कहते हैं मार्केट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन that is taking over. I think कि जो अमेरिका का फुटप्रिंट है दुनिया में, IMF की ये रिपोर्ट है कि डॉलर 29 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है जो आलमी करेंसियों में इसका मुकाम था।
उससे 29 सालों की कम तरीन सतह पर है। ये IMF की रिपोर्ट है। और एलन मस्क जो है वो आज उनका भी एक ट्वीट है, वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। 36,000 अरब डॉलर का उनका कर्ज है। ये दोनों तरफ से जो मुश्किलात अमेरिका को आ रही हैं, एक जानब डॉलर का जो है फॉल डाउन और दूसरी जानब अमेरिका की तरफ से डिफ़ॉल्ट होने की खबरें, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? इस नज़र से देखता हूँ कि इलॉन मस्क और विवेक जो दो लोग हैं, उनको हायर किया है प्रेसिडेंट ने कि वो डोज की तरफ से, यानी कि जो एक एक्सपेंडिचर कट है, 2-2 ट्रिलियन डॉलर्स की गुफ्तगू हो रही है सालाना की बुनियाद पर। मैं कभी कभी बड़ा खुश होता हूँ कि जो अमेरिका में वो करने जा रहे हैं वही काम, वही सर्जरी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की, जिसमें पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर कट्स, डिविजन्स को कम करना, ये एसओईज को अपनी तहवील से निकालना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को प्रोविंसेस की सतह पर देना, डिविजन्स 17 ऐसे हैं जिनको प्रोविंशियल तहवील में देना, ये सारे काम वही हैं जो एग्जैक्टली अमेरिका में काम वो करने जा रहे हैं। HR को कम करना, जो फुटप्रिंट है गवर्नमेंट का उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में भी कम करना। दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्टोरी दैट Elon Musk is telling there, which I am telling you here. Pakistan and America are at the same point trying to do the same thing. आसानी पैदा करना कारोबार में, और हुकूमत का जो फुटप्रिंट है जो मैंने बहुत गहरा है अभी आपके सामने रखा, इसको कम करना। आई थिंक दैट इज द सेम स्टोरी। लोग कहते हैं कि बियॉन्ड डॉलर की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है एक्चुअल? क्योंकि जो तोला एसोसिएट्स हैं वो कहते हैं कि डॉलर का एक्चुअल रेट 211 रुपए है, और इसमें दूसरे दीगर जो फ्रीकैन है वो भी इस पर जो है वो मुतफिक हैं। आप क्या समझते हैं कि डॉलर का एक्चुअल रेट 280 नहीं है, उससे कम है? मेरे दोस्त, डॉलर का वही रेट है जो मार्केट डिटरमिन करती है सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पर। इस वक्त सप्लाई ज्यादा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है क्योंकि रिमिटेंसेस 3 अरब डॉलर पे, कुछ फाइनेंशियल एड आ गई है, एक्सपोर्ट्स 7% बढ़ी हैं, पर इंपोर्ट्स में जो कमी है वो खातिर खा है। सो सप्लाई ऑफ डॉलर्स बेहतर है। जो रिजर्व का बिल्डअप है वो भी इसलिए है कि स्टेट बैंक को 2 अरब या प्लस खरीदने की सख्त पैदा हुई बिकॉज इंटरबैंक लिक्विड थी। रुपया अपनी उस इक्विलिब्रियम पे है जो उसको होना चाहिए गिवन द मार्केट फोर्सेस। अगर और इनकमिंग बेहतर होंगे फ्लोज तो रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी। अगर इकोनॉमी खुलेगी, इंपोर्ट बढ़ेगी, तो पाकिस्तान का रुपया थोड़ा कमजोर हो जाएगा। रुपए को ये ना बनाइए कि ये अक्कासी कर रहा है कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। रुपया मूव करना चाहिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की रिमिटेंसेस, इन सब चीजों को देखते हुए द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज वन बैरोमीटर जो इस चीज की अक्कासी करता है। पर ये एक डीपर सोच है। क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की? क्या एक्सपोर्टर फौरी तौर पे अपना रुपया कैश कर रहा है, नहीं कर रहा? इस वक्त चूंकि एक्सपेक्टेशन कोई ऐसी नहीं है कि रुपए में कमजोरी दिखाई देती है, प्लस जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को और स्मगलिंग को संभाला है एस्टैब्लिशमेंट ने, उसने बहुत से जो डॉलर का आउटफ्लो था उसको रोक दिया। हमने BC जो हमारे मनी चेंजर्स थे उनको खत्म कर दिया और उसको फॉर्मलाइज कर दिया। रेमिटेंस 2.5 से 3 अरब इसलिए चली गई बिकॉज आपने देखा पाकिस्तानी भी बाहर गया, फॉर्मल चैनल्स पे भी रेमिटेंस आई, डिजिटाइजेशन ने भी हेल्प की। ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में सप्लाई ऑफ डॉलर को बेहतर रखे हुए हैं। सो लेट्स रिलाई ऑन द मार्केट। डॉक्टर साहब थैंक यू, ये बहुत एक अच्छी आपने कही। कौन चाहता है कि उसका मुल्क जो है वो तरक्की न करे? बहुत शुक्रिया।